हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसीकर। और आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक कवर कराने वाले हैं दैट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग पार्ट है आपका यूनिट सेकंड जो है रिसर्च एप्टीट्यूड, और ये रिसर्च एप्टीट्यूड का मैं कह सकती हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि इसमें से हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कुछ टाइप्स होते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, और इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आप हमारा पेपर एनालिसिस देखिए कि कितनी शिफ्ट्स में कितनी बार इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं सैम्पलिंग में, कभी स्टेटमेंट्स के फॉर्म में, कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग के फॉर्म में, कभी ऑड वन आउट के फॉर्म में, कभी कंपैरिजन के फॉर्म में। तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है सैम्पलिंग का, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, इसके टाइप्स का, तो आप क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आए आप इजीली उसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो लेक्चर। और मैं ट्राई करूंगी कि पूरा टॉपिक हम इस वीडियो में कवर कर पाए और आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक मैं आपको बताना चाहूंगी दैट वी हैव ऑलरेडी लॉन्च आवर ब्रह्मास्त्र कोर्स फॉर पेपर 1, दैट इज कंप्लीट नेट जेआरएफ का पेपर 1 का जो कोर्स है वो हम लॉन्च कर चुके हैं जून 2026 के बच्चों के लिए। जो बच्चे अपीयर होना चाह रहे हैं प्लीज़ अब इस कोर्स में एनरोल करें। अब ये जो कोर्स है वो क्या कवर करता है, देखिए जो हमारा पेपर 1 का कोर्स है वो कवर करता है, इसमें आपको 30+ आवर्स हाई इंटेंसिटी कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगी, टोटल 70+ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, 200 से ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं, उनके नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज इंटीग्रेटेड मिलेंगे, ऑल्सो 70+ नोट्स मिलेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है, और 700 से ज़्यादा एग्जाम लेवल एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यूनिट वाइज 10 फैक्ट शीट्स भी दी जाएंगी, मतलब 10 यूनिट है आपके पेपर वन में, तो हर यूनिट की आपको फैक्ट शीट भी प्रोवाइड करी जाएगी। अब ये कोर्स डिफरेंट क्यों है, इसका क्या बेनिफिट है, आपको क्यों इस कोर्स को लेना चाहिए अगर आपको नेट जेआरएफ पेपर 1 में अपना स्कोर अच्छा करना है और क्वालिफाई करना है? वो इसलिए क्योंकि ये कोर्स में हम कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा दिए, नहीं, पूरा सिलेबस जो आपके एग्जाम में मेंशन है ऑफिशियल वेबसाइट पे वो पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ हम लोग नहीं छोड़ रहे अलग के लिए। आपको नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे जो डाउनलोडेबल फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जाएंगे, पीवाईक्यूज फैक्ट शीट्स भी दी जाएंगी, एंड आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी दी जाएंगी, फैक्ट शीट्स भी दी जाएंगी। बहुत ही टाइम एफिशिएंट वे में हमने इस कोर्स को बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट एकदम टू द पॉइंट हमने इस कोर्स में बात करी है कि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन आपकी हो पाए, टाइम एफिशिएंट रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ही हमने ये कोर्स बनाया है। और सो फॉर मोर डिटेल्स आप वेबसाइट का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्राइसिंग वगैरह के लिए आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं, अगर डिस्काउंट चल रहा है क्या प्राइसिंग है, आप लिंक पे क्लिक करिए, आपको सीधा वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे और आप उधर जाके कोर्स का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि सैम्पल डिज़ाइन होता क्या है, आपको इसे डिटरमाइन करना है। तो क्या होता है, देखिए ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं जो सबसेट होता है एक पॉपुलेशन का आपकी रिसर्च से रिलेटेड, ठीक है। मतलब अब आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, सैम्पल डिज़ाइन क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें आप लोगों को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्टिंग पीपल फॉर योर रिसर्च। जैसे आपने देखा है ना, आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी में क्या होता है, कास्टिंग होती है, वैसे ही रिसर्च में सैम्पलिंग होती है। अगर कास्टिंग गलत है तो आपकी मूवी फ्लॉप होगी, वैसे ही सैम्पलिंग अगर गलत है तो आपकी जो रिसर्च होती है वो अनरिलायबल हो जाती है। तो गोल क्या होता है, गोल ये होता है कि पॉपुलेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका सबसेट आपको लेना है, ठीक है। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं सैम्पलिंग के, अब वो स्टेप्स हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स की सैम्पलिंग होती है। ब्रॉडली 2 टाइप की होती है, उनमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं की स्टेप्स डिटरमाइन करने के लिए सैम्पल डिज़ाइन को, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है कि आपको पॉपुलेशन को डिफाइन करना है। आप सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आप स्टडी कर किस चीज़ पे रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका टॉपिक है कि जो स्ट्रेस लेवल है अमंग यूजीसी नेट एस्पायरेंट्स, तो आपकी जो पॉपुलेशन होगी ना वो सिर्फ यूजीसी नेट एस्पायरेंट्स वाले ही बच्चे होंगे, आप किसी भी रैंडम स्टूडेंट को नहीं पिकअप कर सकते, ठीक है। तो पॉपुलेशन का इसका मतलब ही यही होता है कि सब लोग नहीं होते, जो रेलिवेंट होते हैं वो लोग आपकी पॉपुलेशन होते हैं जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड है। सो पॉपुलेशन से वो लोग होते हैं जो आपके रिसर्च से रेलिवेंट है, ये आपको क्लियर रखना है आपके अपने दिमाग में, ठीक है। तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई करोगे वही टारगेट ग्रुप को एज, लोकेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज जो आपकी रिसर्च या आपके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव से उनसे मैचअप करते हैं, जो आपकी पॉपुलेशन। देन सेकेंड स्टेप आता है कि आपको सैम्पलिंग का जो फ्रेम है वो स्पेसिफाई करना होता है। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है कि इसमें लिस्ट और सोर्सेज जो होंगी फ्रॉम विच जो सैम्पल आप ड्रॉन कर रहे हो उसको आपको क्लोजली मैच करना है पॉपुलेशन के साथ। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन जो होता है वो आइडियल ग्रुप होता है, सैम्पलिंग फ्रेम जो होता है वो एक्चुअल लिस्ट होती है जिसमें से आप सैम्पल चूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वोटर्स
के बारे में सैम्पलिंग फ्रेम चाहिए। अब आपकी जो पॉपुलेशन हो गई, लेट्स से यू टेक द सिटी लखनऊ, तो आपकी जो पॉपुलेशन हो गई वो ये हो गई कि लखनऊ के जितने भी वोटर्स हैं, सैम्पलिंग फ्रेम में आएगा आपका जो इलेक्टोरल रोल लिस्ट है। पर अगर आपकी लिस्ट इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो आपकी सैम्पलिंग में कवरेज एरर आएगा, जिसकी वजह से आपकी रिसर्च में एक बायसनेस आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे जो माइग्रेंट वोटर्स हैं उनका लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपके में बायस आ गया कि नहीं आ गया। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि जो लिस्ट है, जो सोर्स है वो रजिस्टर्ड हो, जो डाटा बेसिस है वो पूरा ऑथेंटिक होना चाहिए। सो दैट इज बेसिकली योर सैम्पलिंग फ्रेम। देन नेक्स्ट स्टेप आता है थर्ड स्टेप, जिसमें आपको चूज करना होता है सैम्पल साइज। अच्छा, सैम्पल साइज चूज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो है होते हैं कि आपको कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि क्या सैम्पल साइज होना चाहिए। उसमें यह है कि आपको कितना प्रिसीजन चाहिए, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन की वेरिएबिलिटी चाहिए, कितना आपका जो टाइम है और कितना बजट है, आपके रिसोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, एंड ऑल्सो जो स्टैटिस्टिकल पावर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो कितने लोगों को सिलेक्ट करना है ये डिपेंड करता है कि कितनी आपको एक्यूरेसी चाहिए। पॉपुलेशन जितनी डाइवर्स होती है, ठीक है, कितना आपका बजट है, कितना आपके पास टाइम है, ये सब इस पर डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है कि सैम्पलिंग मेथड आपको चूज करना पड़ता है, ठीक है। अब इसकी ना दो कैटेगरीज याद रखो सैम्पलिंग मेथड में, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर एक यूनिट को, ठीक है, वो नोन होता है और उसमें नॉन जीरो चांस होता है सिलेक्शन का। वेयर एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिलेक्शन जो होता है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रैंडम चांस। मतलब ये है डिफरेंस सिंपल सा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर इंडिविजुअल को आपको इक्वल चांस देना होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो रिसर्चर जो होते हैं उनकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो किसे चूज कर रहे हैं, किसे नहीं चूज कर रहे हैं सैम्पलिंग, ठीक है। अब व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ये जो मेथड्स है ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर मैं आपको एक लिस्ट बता दूं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है इसे मैं आगे आपको समझाती हूँ। देन नेक्स्ट कैटेगरी जो थी वो थी आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें आपके आगे कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। ये सारे जो सैम्पलिंग मेथड्स हैं ये नॉन प्रोबेबिलिटी में है। और एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि आपको 4 ऑप्शंस दे दी जाएंगे कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सा किस कैटेगरी में आता है, कौन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की कैटेगरी में आता है और कौन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की कैटेगरी में आता है। फाइन, तो ये जो मेथड्स हैं ये हम आगे आपको समझाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें आप क्या करते हो, असेस करते हो सैम्पलिंग का बायसनेस, ठीक है। सैम्पलिंग बायसनेस का मतलब ये है कि जो सिस्टमैटिक एरर है इधर उसकी बात हो रही है। सो बेसिकली द नेक्स्ट स्टेप इज आप असेस करते हो सैम्पलिंग बायसनेस को, ठीक है, कि आप इवेल्युएट करते हो कि जो पोटेंशियल सोर्सेस हैं बायसनेस की वो क्या क्या हो सकती है। कि आप सिलेक्शन बेस पे बायसनेस आ रही है या लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, उस बेसिस पे भी बायसनेस आपकी रिसर्च में आ सकती है। तो उस चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसे मिटिगेट करना है। देन नेक्स्ट है कि आपको कैसे डाटा कलेक्शन करना है, उसके लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ता है। आप क्या करेंगे, आप टूल्स डिसाइड करेंगे, आप मेथड्स डिसाइड करेंगे जो आप चूज़ करने वाले हैं जब आपको सैम्पल कलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें आप सर्वेस के थ्रू भी कर सकते हैं, इंटरव्यू मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। जो भी आपके सैम्पल डिज़ाइन के साथ अलाइन है, जो भी आपकी रिसर्च के साथ डिज़ाइन अलाइन कर रहा है, वो सैम्पलिंग मेथड को चूज़ करेंगे, डाटा कलेक्शन मेथड को चूज़ करेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल लार्ज स्केल सर्वे करना है आपको, तो मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ज़्यादा बेहतर रहेगी। पर अगर आपको इन डेप्थ इंटरव्यू करना है तो पर्पसिव सैम्पलिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। सो वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा सर्वे करना है या क्या आपका सैम्पल साइज है, उस सब के ऊपर, आपकी रिसर्च के ऊपर वो बेस्ड होता है। देन नेक्स्ट आता है एथिक्स, दैट इज कंसिडर एथिकल कंसिडरेशंस। क्योंकि देखो रिसर्च में ना कंसेंट लेना मैंडेटरी होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करनी पड़ती है, कोई सेंसिटिव पॉपुलेशन है तो उनकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी एथिक्स में आ गई, ठीक है, एथिकल कंसिडरेशंस में। कि अगर आप जो सैम्पल की तरह जिन आपने फॉर एग्जांपल अगर कुछ ह्यूमंस को आपने यूज़ करा है सैम्पल की तरह, तो उन्हें पता होना चाहिए, उनके पास इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए, आपके पास कंसेंट होना चाहिए कि उन्होंने अपनी मर्जी से एज अ सैम्पल अपने आप को आपकी चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करा है। उन्हें कॉन्फिडेंशियलिटी अगर है तो उन्हें पता होनी चाहिए, ठीक है, उन्हें हार्म नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी एथिकल कंसिडरेशंस में आ जाती हैं, जो आपका पार्ट है रिसर्च एथिक्स का भी। देन इसके बाद होता है फाइनल स्टेप जो होता है पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग क्या होता है, यही समझिए आपकी पूरी जो रिसर्च होती है, फुल रिसर्च से पहले एक छोटा सा ट्रायल रन होता है, ठीक है, जैसे मूवी का ट्रेलर होता है वैसे ही। क्योंकि इससे क्या होता है कि एक इसमें चीज़ें डिटेक्ट हो जाती हैं कि अगर क्वेश्चन ए में प्रॉब्लम है या सैम्पलिंग इशू में प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक में इश्यूज में प्रॉब्लम है, तो सब आइडेंटिफाई हो जाता है। तो अगर आप एक स्मॉल स्केल ट्रायल रन कर देते हो टू रिफाइन सैम्पलिंग प्रोसीजर्स, टूल्स, लॉजिस्टिक,
तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होती फाइनल रिसर्च में। मेन जो एम होता है इसका गोल यही है कि एक वेल डिटरमाइंड सैम्पल डिज़ाइन होना चाहिए जिसमें इंक्रीज हो लाइकलीहुड ऑफ ऑब्टेनिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, रिलायबल डाटा आपको मिले ताकि आपके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीटअप हो पाए। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स और टेक्निक्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन सी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स की। तो देखो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होता है, देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स होती हैं जहाँ पे सारे इंडिविजुअल्स को इक्वल चांस नहीं मिलता सिलेक्शन का, सिलेक्शन जो होता है वो रैंडम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इन्हें यूज़ करा जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स को एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, क्वालिटेटिव स्टडीज़ में, ठीक है, जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हों और जो पॉपुलेशन है वो ईजिली एक्सेसिबल नहीं है, तो उस सिनारियो में आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हो। ठीक है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब याद रखिएगा, मतलब ये होता है कि सिलेक्शन जो है वो रैंडम नहीं होता। नाम से समझ में आए, नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉन रैंडम, हर एक इंडिविजुअल को इक्वल चांस नहीं मिलता। आप बस ये सिंपल लाइन याद रखिए। ठीक है, रिसर्चर जो होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं, वो चांस डिसाइड करते हैं कि उन्हें किससे कितना चांस देना है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें आपका आ गया कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग सिलेक्शन बेस्ड होता है ऑन ईज एंड एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप हो गया आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है जब आप सिलेक्शन होता है जो वो बेस्ड होता है ऑन ईज एंड एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, सबसे इजीली अवेलेबल जो सैंपल है आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो, दैट इज बेसिकली योर कन्वीनियंस सैम्पलिंग। देन सेकंड होता है कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग। कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग होता है जिसमें आप सिलेक्ट करते हो जितने भी एक्सेसिबल सब्जेक्ट्स होते हैं पर वो आपका एक क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो है वो क्रिएट करते हो। एंड फर्दर कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग को बच्चे कन्वीनियंस सैम्पलिंग के साथ बहुत बार कंफ्यूज कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। आप डिफरेंस समझो केयरफुल्ली कि जो कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग होता है इसमें जो भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, वो पहली बात तो इसमें वो होता है कि जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग की तरह, पर ये जो सैंपल होगा कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग वाला, इसमें एक तो उनकी अवेलेबिलिटी भी है प्लस वो क्राइटेरिया भी मीट कर रहे हैं रिसर्च का। ठीक है, उन सबको इंक्लूड करते हैं जो एक फिक्स पीरियड तक अवेलेबल रहेंगे, तो दोनों चीज़ें मैटर करती है, क्राइटेरिया भी आपके रिसर्च का और अवेलेबिलिटी भी सब्जेक्ट्स की। सो दैट इज बेसिकली कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग। ठीक है, जिसमें आप सिर्फ अवेलेबल चीज़ों को देख रहे हैं जो ईजी टू एक्सेस है वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, पर जिसमें आपका रिसर्च का क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है और ईजिली अवेलेबल सब्जेक्ट्स भी हैं, तो वो है आपका कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग। ठीक है, ये ऑल्सो एक ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे भी होता है, तो ये भी याद रखिएगा। देन नेक्स्ट हो गया आपका जजमेंटल या फिर पर्पसिव सैम्पलिंग जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च का फेवरेट होता है बिकॉज रिसर्चर जो है वो डिसाइड करता है कि इसमें कौन सा ज़्यादा सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा यूजफुल रहेगा, तो वो उन्हें ही सैम्पल की तरह यूज़ करते हैं। तो रिसर्च अपना एक्सपर्ट जजमेंट के थ्रू यूज़ करते हैं, अपना एक्सपर्ट जजमेंट यूज़ करते हैं और फिर सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं जो उनकी स्टडी के लिए ज़्यादा यूजफुल रहता है। ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली योर जजमेंटल सैम्पलिंग। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट्स पे स्टडी कर रहे हो, है ना, तो आप रैंडमली किसी को भी इंटरव्यू नहीं करोगे। आप कौन से लोगों को सिलेक्ट करोगे, आप लोकल लीडर्स को सिलेक्ट करोगे, आप एक्टिविस्ट को सिलेक्ट करोगे, जो फैमिलीज अफेक्टेड है इनकी वजह से उनको सिलेक्ट करोगे, तो पॉलिसी एक्सपर्ट्स को सिलेक्ट करोगे। तो अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रिसर्चर है वो अपना जजमेंट यूज़ कर रहा है ना, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसमें रिसर्चर की जो एक्सपर्टाइज है वो यहाँ पे बहुत क्रिटिकल होती है। सो दैट इज़ बेसिकली योर जजमेंटल एंड पर्पसिव सैम्पलिंग। देन नेक्स्ट होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है जो एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं वो रिक्रूट करते हैं या रिफर करते हैं फर्दर या फ्यूचर सब्जेक्ट्स को अपने नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से कोई भी आपने सैंपल चूज करा 5 लोगों का, अब उन 5 लोगों ने अपने जानने वाले 5 लोगों को आपको रेफरेंस दे दिया कि आप इनको यूज कर सकते हो एज अ सैंपल। ठीक है, इनको रीच आउट कर सकते हो, तो ये है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग कि आपने 5 लोगों को चूज करा, उन 5 लोगों ने अपने 5 लोगों को आपको रिफर करा, फिर वो जो 5 लोग आपको नए मिले हैं उन लोगों ने और लोगों को रिफर करा, तो ऐसे आपका जो हॉराइजन है सैम्पल साइज वो बड़ा होता चला जाता है। और इनिशियली आपने 5 लोगों को चूज करा, पर फिर उनके नेटवर्क्स के थ्रू ये चीज़ें आपको और सैंपल कलेक्ट करने का ईजिली मौका मिलता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स है वो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स को आपको रिफर कर देते हैं। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली योर स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये समझिए एक अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट वर्कर को स्टडी कर रहे हो, तो आपने एक वर्कर से बात करी, ठीक है, फिर उस एक वर्कर ने आपको अपने 3 कॉन्टैक्ट्स और बता दिए कि इन तीनों से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, फिर वो 3 लोगों ने और लोगों को रिफर कर दिया, तो ऐसे ही सैंपल जो है वो ग्रो करता रहता है। ठीक है, सो बेसिकली आप याद रखिएगा स्नोबॉल सैम्पलिंग इज बेसिकली योर रेफरल चेन। ठीक है, देन नेक्स्ट इज योर कोटा सैम्पलिंग। अब कोटा सैम्पलिंग जो है उसमें पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर रिसर्चर्स जो होते हैं
वो फिल करते हैं कोटा फॉर ईच ग्रुप। सो फॉर एग्जांपल आप रिसर्च कर रहे हो और आपको 100 लोग चाहिए, ठीक है। अब उसमें आपने डिसाइड कर लिया कि 50 मेल चाहिए, 50 फीमेल चाहिए। फिर आपने फर्दर कोटा बनाया कि हमें 20 लोग जो हैं वो बिलो 25 की एज के चाहिए और 30 लोग हैं वो बिटवीन 25 टू 40 की एज के चाहिए और 50 जो लोग हैं वो हमें अब 40 चाहिए। तो जो आपको ईजिली मिलता जाएगा उनसे अपना कोटा फिल करते करते रहते हो। तो ये लगता साइंटिफिक है, पर जो सिलेक्शन होता है वो रैंडम नहीं होता है। सो दैट इज बेसिकली योर कोटा सैम्पलिंग। देन नेक्स्ट इज योर डायमेंशनल सैम्पलिंग। डायमेंशनल सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो बेसिकली एक्सटेंशन होता है कोटा सैम्पलिंग का, इसमें सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करा जाता है टू रिप्रेजेंट मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स और डायमेंशंस, ठीक है, इसीलिए इसका नाम डायमेंशनल सैम्पलिंग है। सो फॉर एग्जाम्पल आप ये इजीली ये समझिए कि कोटा डायमेंशनल सैम्पलिंग जो होता है वो कोटा सैम्पलिंग का एक्सटेंडेड वर्जन होता है। यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इंश्योर करे जाते हैं साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल अगर आप इंश्योर करते हो कि जो भी आप सिलेक्ट करो सैम्पल को, उसका आपका एज रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, इनकम रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, एजुकेशन रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, तो आपने एक साथ मल्टीपल डायमेंशंस को कवर कर लिया। तो बेसिकली डायमेंशनल सैम्पलिंग का गोल ही यही होता है कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी आप कैप्चर कर पाओ, ठीक है, थ्रू अ सिंगल सैम्पल। सो दैट इज बेसिकली योर डायमेंशनल सैम्पलिंग, मतलब मल्टी कैरेक्टर कोटा टाइप का ये चीज होता है। सो दैट इज योर दीज आर योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। तो देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि जो सिलेक्शन होता है वो रैंडम होता है। हर यूनिट का नॉन और नॉन जीरो चांस होता है सिलेक्शन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। आज व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कीवर्ड्स याद रखिए, रैंडम, इक्वल चांस और नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। यूज इनका ज़्यादातर जो होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का वो क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में होता है, लार्ज स्केल सर्वेस में होता है, जब जनरलाइजेशन करना हो पॉपुलेशन पे, बेसिकली उन रिसर्चेस में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज़ करा जाता है। सो बेसिकली डेफिनेशन वाइज देखा जाए कि ये ऐसी टेक्निक्स होती हैं दैट इन्वॉल्व्स रैंडम सिलेक्शन फॉर ईच यूनिट, उनका इक्वल चांस होता है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली योर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है सबसे बेसिक और प्योर फॉर्म है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। इसमें हर एक इंडिविजुअल को एक्जैक्टली सेम प्रोबेबिलिटी दी जाती है सिलेक्शन का। सो फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 स्टूडेंट्स की लिस्ट है, अब रैंडमली कोई भी पर्सन को पिकअप करोगे, आपको 100 लोगों को सिलेक्ट करना है, आप लॉटरी मेथड के थ्रू आपने सबके नाम डाल दिया और फिर उनसे चूज कर लिया लॉटरी मेथड के थ्रू। तो दैट इज बेसिकली योर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। इसमें लॉटरी ड्रॉज इन सबको यूज़ करा जाता है और पॉपुलेशन जो होती है वो आपकी होमोजेनस ही होती है, ठीक है। तो लार्ज पॉपुलेशन साइज जो है तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली योर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। देन नेक्स्ट है आपकी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है वो एक होमोजेनस सब ग्रुप होता है, स्ट्राटा होता है, जिसे स्ट्राटा में फर्दर डिवाइड करते हैं और फिर हम उसमें से रैंडमली सिंपल सैंपल को ड्रॉ करते हैं। सो बेसिकली पॉपुलेशन को फर्दर आप डिवाइड करोगे और फिर उन सैंपल्स में से आप रैंडमली ड्रॉ करोगे आपका सैंपल, ठीक है। पर्पस इसका ये होता है, फॉर एग्जाम्पल सो पर्पस बेसिकली स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का होता है कि एक रिप्रेजेंटेशन जो है हर एक की सब ग्रुप का वो हो पाए, ठीक है। टाइप्स होती हैं इसमें, प्रोपोर्शनेट भी होता है और डिसप्रोपोर्शनेट भी होता है। प्रोपोर्शनेट मतलब ये होता है कि जब जितने भी स्टार्टर्स आप बना रहे हो वो उनका सेम ही साइज है। कभी कभी ये डिसप्रोपोर्शनेट भी हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली योर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कि आपने पहले स्टार्टर बना दिए, ठीक है, और फिर उन स्टार्टर्स में से आपने चूज करे अपने सैंपल्स को। सो दैट इज बेसिकली योर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। देन नेक्स्ट आता है आपका क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। ये जो है सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को स्ट्रैटिफाइड के साथ। देखो, जब पॉपुलेशन को आप क्लस्टर्स में डिवाइड करते हो, क्लस्टर्स मतलब क्लस्टर्स इंटरनली हेट्रोजेनस होते हैं, वो होमोजेनस नहीं होते। होमोजेनस मतलब यही है सेम ही पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर हेट्रोजेनस में हर पॉपुलेशन की सेम जो भी सैंपल लोग हैं या जो भी सैंपल साइज है उसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, हेट्रोजेनस है। रैंडमली कुछ क्लस्टर्स को आप सिलेक्ट करते हो और फिर उन क्लस्टर्स से आप लोगों को यूज़ करते हो सर्वे करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। मतलब आप पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड कर दो जो ऑफन हेट्रोजेनस होते हैं, ठीक है। रैंडम सिलेक्शन होता है इन क्लस्टर्स का और फिर आप इन्हें यूज़ करते हो सेंसस या सैम्पलिंग में बिटवीन दोज चूजन क्लस्टर्स, ठीक है। सो व्हेन वी आर सर्विंग इन स्कूल कॉलेजेस तो आप इसे इसका यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज आपकी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, सिस्टमेटाइज्ड वे में होता है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 लोग हैं, अब आपने इसमें ये कहा है कि आपको हर एक nth नंबर में, ठीक है, लिस्ट में जो हर एक nth नंबर है आपने चूज कर लिया, वो नंबर रैंडमली आपने स्टार्ट कर दिया,
अब आप उसमें से जो भी आएगा उसको चूज करोगे। सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 लोगों की लिस्ट है, आपने कह दिया कि अब इस 50 लोगों की लिस्ट में जो 5th नंबर से मैं स्टार्ट करूंगा, 5th नंबर पे जो आएगा उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर 10th पे जो आएगा, फिर 15th पे जो आएगा, फिर 20th पे जो आएगा, 25th पे जो आएगा। तो हर एक nth नंबर आप चूज कर लेते हो और उसमें से आप सिलेक्ट करते हो एज अ सैम्पल, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली योर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। की फैक्टर्स क्या होते हैं जो सैम्पलिंग के साइज को चॉइस ऑफ सैम्पलिंग मेथड को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे सैम्पलिंग मेथड जो है वो आप रैंडमली चूज़ नहीं कर सकते, वो बहुत स्ट्रैटेजिकली आप डिटरमाइन करते हो। सबसे पहला होता है आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आप ये देखेंगे कि आपकी रिसर्च का गोल क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, ठीक है, आपको जनरलाइजेशन चाहिए या डेप्थ चाहिए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप नेशनल लेवल ओपिनियन पोल कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बेहतर होगा। अगर आप किसी की ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में उनके एक्सपीरियंसेस को समझना चाहते हो तो पर्पजिव सैम्पलिंग ज़्यादा बेटर होगा। तो वो डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर, आपके रिसर्च के गोल के ऊपर। सेकेंड है आपका पॉपुलेशन हेट्रोजेनिटी। पॉपुलेशन हेट्रोजेनिटी से मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन जो है वो कितनी डाइवर्स है। अगर पॉपुलेशन जो है होमोजेनस है तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी चलेगा, लेकिन अगर पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स है, ठीक है, जेंडर वाइज, इनकम वाइज, रीजन वाइज, एजुकेशनल लेवल वाइज, तो आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में ज़्यादा बेहतर रहेगा, राइट। सो यस, देन नेक्स्ट है कि आपके पास क्या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। अब रिसर्च आइडियल वर्ल्ड तो नहीं होता, उसमें आपको बजट भी लगता है, आपकी रिसर्च में टाइम भी जाता है, मैन पावर भी जाता है, सब, और आपके पास वो सब लिमिटेड ही होता है। तो आपको वो भी चीज़ें देखनी पड़ती है कि कितने फंड्स है आपके पास, ठीक है, क्या आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, तो उस बेसिस पे भी आप चूज़ करते हो सैम्पलिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि कितना आपको प्रिसीजन चाहिए, लेवल ऑफ एक्यूरेसी कितना चाहिए। तो अगर आपको हाई प्रिसीजन रिक्वायर्ड है तो आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ज़्यादा बेहतर रहती है। फॉर एग्जाम्पल आप नेशनल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स या इलेक्शन प्रेडिक्शन के बारे में कर रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर एरर आ गया तो वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। फर्दर अगर आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हो तो प्रिसीजन जो है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता है। तो दैट इज़ बेसिकली कि कितना प्रिसीजन रिक्वायर्ड उसके बेसिस पे भी सैम्पलिंग मेथड चूज़ करा जाता है। देन नेक्स्ट है पॉपुलेशन एक्सेसिबिलिटी, कि जो जिस पॉपुलेशन को आप सैम्पल की तरह यूज़ करना चाहते हो क्या वो ईजिली रीच आउट है कि नहीं है, आपके पास ईजिली एक्सेसिबल है कि नहीं है, उस बेसिस पे भी आप सैम्पलिंग मेथड चूज़ करते हो। एंड ऑल्सो द एथिकल कॉन्स्टेंट, कि रिसर्च से एक गेम टाइप का नहीं है, इसमें एथिक्स भी मैटर करता है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन वल्नरेबल है, जिसमें आपके चिल्ड्रन आ गए, रिफ्यूजीज आ गए, ठीक है, विक्टिम्स ऑफ वायलेंस आ गए, पेशेंट्स आ गए, तो सैम्पलिंग मेथड आपको केयरफुल ही चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली की फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप कौन से सैम्पलिंग मेथड को चूज़ करते हो। अच्छा, ये तो बात होगी पूरी इसके बारे में, सैम्पलिंग मेथड्स, टाइप्स एंड ऑल दैट। पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी, दैट इज़ येमेंस फार्मूला। क्योंकि जब देखो आप सैम्पल साइज़ या ये जब भी ये कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो इसमें जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में, सो दैट इज़ बेसिकली योर येमेंस फार्मूला। तो येमेंस फार्मूला क्या होता है? येमेंस फार्मूला होता है जिसमें आप सैम्पल साइज़ कैलकुलेट करते हैं। सैम्पल साइज़ कैलकुलेट करने के लिए ये होता है, इसे आप यूज़ करते हैं जब पॉपुलेशन का साइज़ आपको नोन हो, ठीक है, और फाइनाइट हो। इसे आप जो येमेंस फार्मूला है बेसिकली इसे 1967 में इट वाज गिवन बाय टैरो येमेन, ठीक है। अब जो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है n इज इक्वल्स टू n, कैपिटल N अपॉन 1 प्लस n ई स्क्वायर। अब ई स्क्वायर क्या है? ई जो है वो है आपका मार्जिन ऑफ एरर, ये याद रखिएगा। एन जो है स्मॉल एन वो है आपका जो सैम्पल साइज रिक्वायर्ड है। कैपिटल एम जो है वो टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, और ई जो है वो है आपका मार्जिन ऑफ एरर। तो यूजुअली इसे ई जो होता है यूजुअली इट इज टेकन एज 0.05 और 0.01, ठीक है। सो बेसिकली जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो बैलेंस करता है पॉपुलेशन साइज को और एक्सेप्टेबल एरर को, ठीक है। तो बेसिकली अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो सैम्पल साइज भी बढ़ता है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। सो ये लाइन एग्जाम में पूछी जा सकती है। सो बेसिकली अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो सैम्पल साइज भी बढ़ता है, पॉपुलेशन घटती है तो सैम्पल साइज भी लो होता है। देन नेक्स्ट है इसकी कॉमनली यूज्ड जो हम मार्जिन यूज़ करते हैं एरर वैल्यूज़ में, वो 0.05 मैंने आपको बताया और 0.1। तो 0.05 आप तब यूज़ करते हो जब आपको 95% कॉन्फिडेंस लेवल हो, और 0.1 आप तब यूज़ करते हो जब आपको 90% कॉन्फिडेंस लेवल हो पॉपुलेशन के ऊपर। सो ये वैल्यूज़ उस पर डिटरमाइन करेंगे कि आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल आप चूज़ करते हो, ठीक है। ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आपको जो सैम्पल साइज है वो कम होगा, ठीक है। अब
असम्पशन जो ये है येमन फार्मूला का, वो यही है कि पॉपुलेशन जो होती है वो फाइनाइट होती है और नोन होती है, सैम्पलिंग जो होती है वो रैंडम होती है, और पॉपुलेशन जो है रिलेटिवली होमोजेनस होती है। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अज्यूम करा जाता है, और इसीलिए इसको फार्मूला को यूज़ करा जाता है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सो अगर पॉपुलेशन लेट्स से आपकी 1000 है, मार्जिन ऑफ एरर आपने चूज़ करा कि 0.05 होना चाहिए, मुझे 95% ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो जो आपका पॉपुलेशन साइज होगा जब आप ये वैल्यूज़ को लगा देंगे इस फार्मूला में, दैट विल बी 286। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस सीएमएस फार्मूला की यही है कि इट इज़ इजी टू अप्लाई, ठीक है, विदाउट कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक्स, और डिजर्टेशंस में, पीएचडी प्रपोजल्स में, सर्वेज में यूजफुल रहता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली अबाउट ह्यूमन्स फार्मूला. So yes, this was all about for today's lecture. I hope you find this video helpful. Then please do like, share and comment, and stay tuned for the more upcoming videos. Thank you.